वंस अगेन वेलकम बैक। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज उनके साथ बैठकर उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हमारे नाजरीन को उनके बारे में बहुत डिटेल में पता चल सकेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको शौक़ है कलाम का, उन्होंने उनको ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आज उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुँचे, ये पैशन उन्होंने किस तरह से अपने अंदर अपनाया, ये हम उनसे जानेंगे। बेसिकली वो तो कार्डियक सर्जन हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो है वो वक्फ कर दिया है। डिफरेंट चैरिटीज़ के अंदर वो एक्टिव मेंबर हैं और बहुत बहुत बड़ी फाउंडेशंस के साथ वो काम कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स हम खुद उनसे जानेंगे कि वो इस तरफ कैसे आए, उनका रुझान कैसे बढ़ा, और अमेरिका में रहकर उन्होंने अपने मुल्क को वो भूले नहीं। उन्होंने वो ट्रेडिशंस, वो कल्चर, वो अपनाइयत, वो अपने मुल्क का जो प्यार है वो अपने तक नहीं रखा, बल्कि स्प्रेड आउट किया है वहाँ के लोगों में भी, और ये उजागर करने की कोशिश की है कि हम एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है और हमारे मुल्क को इतना खूबसूरत दिखाया उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम समरा, कैसे हैं आप सर? सब आपने शुक्रिया, आपने आज दावत दी हमें। नहीं जी सर, इट्स माय ऑनर टू हैव यू हियर। और वाकई आप जैसे लोग, अब पता चलता है कि हमारे यहाँ तो इतना बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, और आपके बारे में जानना इट्स अ प्लेजर। तो सबसे पहले तो स्टार्ट हम इस तरह से ही लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि आपने माशाल्लाह से बहुत लिखा, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन सबसे जो बेसिक पॉइंट है, आप हैं एक कार्डियक सर्जन, और एक कार्डियक सर्जन जो है वो खुद ही एक बहुत बड़ा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ओहदा होता है। तो आप ये डॉक्टर कैसे बने? शौक़ था या क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखें, हर इंसान जब वो बड़ा होता है तो उसको एक ही चेहरा नज़र आता है, सही, वो माँ का चेहरा होता है। बेशक। ये भी सच है कि खुदा को रोशनाई माँ ही कराती है। क्या बात है। तो मेरी माँ से बड़ी क्लोज एसोसिएशन रही। अच्छा जी, वो चाहती थी कि आप डॉक्टर बने? हाँ, और वो प्रोफेसर इंग्लिश थी। माशाल्लाह। तो उनको ये शौक़ था लिटरेचर वगैरह, तो हमें वो शुरू से। अच्छा, लिटरेचर का तो फिर मेरे ख्याल से आपके खून के अंदर ही था, पैदा होते के साथ ही। तो उसकी वजह से वो अभी तक हयात हैं, 99 ईयर्स हैं। तो आज तक उनसे हम यही बातें करते हैं। हाँ, that's so sweet। तो और मैंने तो सारी उम्र उनकी खिदमत की है, उनसे सीखा भी है। क्या बात। बल्कि मैंने एक शेर भी उन्हीं के लिए कहा है कि मेरे में जो भी ज़रा उजाला है, हाँ, मेरे में जो भी ज़रा उजाला है, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का ही हवाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। तो माँ से जो ट्रेनिंग मिलती है किसी से नहीं मिलती, किसी से नहीं मिलती, और माँ की जो ट्रेनिंग होती है उस पर आप चलें। हर माँ अगर अपने बच्चे को तवज्जो दे के अच्छा करे तो फिर ये कौम बन जाती है। एग्जैक्टली, और उससे कामयाब ज़्यादा इंसान और कोई नहीं हो सकता। सर, ये तो बात हो गई कि सर्जन हमें पता चल गया कि आप कैसे बने, लेकिन आपने अपने 40 साल ज़िंदगी के अमेरिका में दिए, तो उसके क्या पीछे का बैकग्राउंड है? और फिर अगर हमारे नाजरीन को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ, ताकि फिर हम उसको आगे मज़ीद कंटिन्यू कर सकें, कि अपना तंजीम, जो अपना फाउंडेशन है, उसके भी आप एक्टिव मेंबर हैं, और वो अपना अमेरिका से रहकर जो है वो पाकिस्तान की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके हवाले से जो भी आपने किया अमेरिका में बैठ के, वो किस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज किया और उसके पीछे की क्या कहानी है, वो भी हम जानना चाहेंगे। ठीक है, आपने सही कहा, हर चीज़ की कोई ना कोई कहानी तो है ना? होती है। ये अपना एक तंजीम है पाकिस्तानी डॉक्टरों की। जी। तो हम अमेरिका में थे, तो हमने कहा कभी कभी हमें एक दूसरे के साथ एक साल में एक जगह मिल लेना चाहिए। हाँ। तो एक दफ़ा हमने मिल मिला कहा कि हमें पाकिस्तान की कुछ सोचना चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करें। ठीक है। तो एक दफ़ा हम मर्दान गए। सही। अब वहाँ पहुँचे तो बारिश हो गई। बारिश हुई तो हम दौड़े एक छज्जे में ताकि बारिश से बचें। वहाँ हम खड़े थे तो एक पठान थे, उनके पास वो मोची का काम करते थे। अच्छा। उनकी भी दुकान थी एक दरख्त के नीचे। सही। अब वो अपना सामान लेके आ रहे थे, जगह थोड़ी थी, खान साहब आए, उनके लिए हमने जगह दी। तो हमारे में से एक डॉक्टर साहब ने कहा कि खान साहब आज तो आपकी कोई
बिक्री नहीं होगी, हाँ, बारिश जो हो रही तो है, आज तो आपका काम ठप हो जाएगा। तो खान साहब ने कहा कि अगर मेरा भी छज्जा होता तो मैं इस मुसीबत से बच जाता। सही। तो हम सारे डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक $100 हमने निकाल के तो हमने $1000 जो है खान साहब को दे दिया उनके हाथ में रखा, वो कि कितना आप खुश हुए छज्जा बना होंगे। दें और छज्जा बनाएं और आप अपनी दुकान ऐसी लगाएं कि अगली दफ़ा जब बारिश हो तो फिर आपको तकलीफ ना हो। अच्छा। लेकिन एक शर्त है कि आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे जब आपको पैसे मिल जाएंगे बिक्री से। अच्छा, हमने तो ये बात ऐसे की थी कि जो एक नॉर्मल जनरल बात हो रही होती हमने है। कहा कि खान साहब की दुकान बन जाएगी, हो सकता है बने या ना बने। तो जब हम वहाँ दोबारा उनसे मिले तो उनका वो छज्जा, उन्होंने बहुत अच्छा छज्जा बनाया हुआ था और उनकी बिक्री चल रही थी। और उनके ने कहा कि वो जो पैसे आपने हमें अमानत के लिए दिए थे वो मैं वापस वो करता मैं हूँ। वापस कर दूँ। पहले तो हमने कहा नहीं नहीं, फिर हमने कहा ठीक है। हाँ, लेकिन हमने एक दूसरे की तरफ बड़ी मीनिंगफुल आइज़ की तरफ देखा ठीक है। कि ये क्या है। हाँ, तो उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू करी कि इतने से थोड़े पैसे में अगर हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी कोई डेवलपमेंट करें पाकिस्तान के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, तो फिर हमने जाके ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाई ओके, इसी स्पेसिफिकली इस काम के लिए। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने जो भी चैरिटीज़ थी, हाँ हाँ, जैसे अदीब रिजवी की चैरिटी है, उसमें हमने शुरू किया काम करना। अच्छा इसी तरह शहजाद राय की जो ज़िंदगी ट्रस्ट है जी, उसमें मैं तो खुद उसका ट्रस्टी भी हूँ। ट्रस्टी भी हैं आप। तो उनके साथ हमने ऐसे लोग जिनके बारे में वसूख से कहते हैं कि वो फरिश्ता इंसान लोग हैं और उनकी चैरिटीज़ में किसी को किसी शक की गुंजाइश नहीं। जी, वैसे हमने ज़ाती तौर पे अपना के डॉक्टरों ने कैंसर हॉस्पिटल जो है शौकत खानम, उसमें भी बड़ा किरदार किया। अच्छा, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी कि उनके लीडरशिप जो थी वही काफ़ी थी सही। फंड रेज करने के लिए। हाँ, लेकिन हम उनके साथ ताउन करते थे। ओह ज़बरदस्त। तो ये मुझे बताएं कि सारे जो डॉक्टर्स थे वो सारे मुस्लिम थे या उसके अंदर कोई और, मतलब किसी और अमेरिकन्स भी थे या कुछ तरह से जो आपने फाउंडेशन को बिल्ड किया, या जो आपके दोस्त थे जो वहाँ गए मर्दान में? ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो सारे मुसलमान हैं। सारे मुसलमान। लेकिन आप हैरान होंगे कि हमारे डॉक्टरों में भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्रिश्चियन भी हैं, अच्छा, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ इंडियंस भी हैं, हाँ, कुमार्स हैं, मगर वो रहते पाकिस्तान में हैं, यही मेडिकल कॉलेज में हुए हैं। सही। तो वो भी हमारी तंजीम में शामिल हैं, ओके। लेकिन उनकी तादाद थोड़ी है और उनको उतने ही राइट्स हैं जितने हमको राइट्स हैं। सही बात है। अच्छा सर, इन्हीं की चीज़ों के साथ साथ आप एक डेमोक्रेटिक रहनुमा भी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। देखिए, अमेरिका में रहते हुए आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन सी पार्टी के साथ अलाइन होती है। सही। तो मैं डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 18 डिस्ट्रिक्ट है, उनकी रहनुमा है कांग्रेसमैन शीला जैक्सन ली। अच्छा जी। और कांग्रेस शीला जैक्सन को मैं 22 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ। ओह, और उनका मेरा ऐसा ताल्लुक़ है कि कोई भी क्राइसिस हो जाए पाकिस्तान में या किसी के साथ, वो पाकिस्तान का साथ देती हैं। जब आपके अर्थक्वेक हुआ था सही। तो वो तशरीफ़ लाई थी, मगर अकेले नहीं, क्योंकि उनको ब्रीफ किया था हमने कि अर्थक्वेक से बेशतर 2005 वाला। हाँ, अच्छा, कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के एरिया में। सही। और जो औरतों की अर्निंग कैपेसिटी है वो नहीं है कि उनको घर में रहती हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। जिनके मर्द नहीं हैं तो उनके लिए मुश्किल है। सही। तो उन्होंने ये सोच के तो बहुत सी सोइंग मशीन लेके आई, हाँ, ताकि वो ऐसी औरतों को दें, वो सिलाई करें या कुछ ऐसा काम करें जिससे उनका घर चल सके। ठीक है। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए प्रोवाइड किया हमें। अच्छा। फिर अब उनका जितने आपके जो मॉनिटर किए हैं इलेक्शन, उनमें वो आई। हाँ, और अब रिसेंटली उनको मैंने दरख्वास्त की कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएं तो आप नैन्सी पेलोसी को रिक्वेस्ट करें अच्छा, कि वो होस्ट करें उनको अपना कंग्रेशनल कैपिटल हिल पे। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने नैन्सी पेलोसी को मेरे सामने फ़ोन किया सही। और फिर हमने अरेंज किया।
जाहिर है इतनी बड़ी चीज एक आदमी नहीं अरेंज करता, नहीं कर हम सकता, बहुत पूरी से टीम डॉक्टर वर्क करते चाहिए। हैं। हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमारा एक टीम वर्क का सेटअप है, उसको हम कहते हैं पाकिस्तानी कॉकस। पाकिस्तानी कॉकस। उसमें मैं भी रहनुमा हूँ हाँ। और कांग्रेसमैन शीला जैसली उसके चेयरमैन। अच्छा। तो उस हिसाब से उसमें बहुत से ज़्यादा दूसरे डॉक्टर भी हैं जो काम करते हैं, नॉन डॉक्टर्स भी हैं उसमें। अच्छा जी। तो उनके लिए हमने कैपिटल हिल में 50-60 कांग्रेसमैन पेश किए, जो कि आज तक किसी वज़ीर आज़म के लिए नहीं हुए। सही बात। फिर वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने तकरीर की। ज़ाहिर है ये सारा सेहरा कांग्रेसमैन शीला जैक्सन ली पे जाता है। That's so sweet तो of her. ये एक डेमोक्रेटिक रहनुमा होने की सूरत में आपको अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वहाँ वही जद्दोजहद करनी चाहिए कि ताकि हमारे मुल्क पे ना कोई मैल से देखे, ना ही उस पर आँच आए। सही बात है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो जो है वो जाहिर सी बात है, एक जैसे फैमिली बैकग्राउंड होता है, एक ब्रॉट अप होता है, उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक दिमाग में, माइंड में था कि हाँ जी मैंने ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको वास्ट तरीके से देखें कि एक सर्जन, फिर ऊपर से वो दूसरे काम भी इस तरह के लिए ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा है, उसके बाद वो अदब की तरफ कैसे आया? मतलब ये तो एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है। और फिर उसके बाद आपने माशाल्लाह से जो किताबें लिखी और जो आपने कलाम लिखे, तो देर वंडरफुल। और अभी हम सुनेंगे भी उन कलामों को। तो क्या उसका किस तरह का आप फील करते हैं कि क्या हुआ है सब? ये अदबी जो सिलसिला है कि जब मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे एक मरीज़ बहुत ख़ास आदमी थे। अच्छा। उनका नाम था सूफ़ी तबस्सुम। ठीक है। पाया के शायर थे। अच्छा। तो सूफ़ी तो आप तबस्सुम उनसे इंस्पायर हुए? नहीं, सुने तो सही है, तो बड़ी लंबी कहानी है। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा हाँ जी, तबस्सुम? बहुत बड़े शायर थे और वो एक अरसा तक मेरे मरीज़ रहे। अच्छा। उनकी खासियत ये थी कि वो महफिल के इंसान थे। हाँ। शाम को अपने घर महफिल लगाते। वाह। तो उनकी महफिल में सिलसिला ये था कि बहुत से शायर भी आते थे। उनमें एक शायर का नाम फैज़ अहमद फैज़ भी था, क्योंकि वो उनके उस्ताद थे। अच्छा। तो सूफ़ी साहब की उन महफिलों में बैठ के खाने का उनको बहुत शौक़ था, मुझे भी शौक़ था। सही। दोनों चीज़ थी। और फिर उस महफिल में खाने के बाद सूफ़ी साहब शेर व शायरी सुनते थे। मैं वो भी सुनता था। सही। तो उससे फिर मुझे ज़ाहिर है ऑस्मोसिस से होता था। बिल्कुल। तो ये उसके बाद जब सब लोग चले जाते थे तो फैज़ साहब बैठे रहते थे, क्योंकि मैं उनका मौलिज था, मैं उनके साथ बैठ के। तो फिर फैज़ साहब मेरे वालिद के भी पेशेंट रहे थे, तो मुझे कलाम सुनाते थे। अच्छा। और फिर वो अपना किताबचा खोलते थे। सही। और अपने जो शेर होते थे उनसे करेक्शन कराते। फैज़ साहब से आपने फैज़ पाया? नहीं, फैज़ साहब की मैं शायरी सुनता था और सूफ़ी साहब वो अपने जो नया कलाम होता था ना, वो फैज़ साहब सुनाते सूफ़ी साहब को। ओके। सूफ़ी साहब सुनते थे, उसमें फिर करेक्शन करते थे। अच्छा। एक दिन कोई उन्होंने ज़्यादा करेक्शन की। सूफ़ी साहब थोड़ी सी तेज़ तबीयत के भी थे। ठीक है। तो खैर वो ख़त्म हुआ तो मैंने फैज़ साहब से कहा, फैज़ साहब आपकी उम्र 63 साल की हो गई है, आपको लेनिन अवार्ड मिला है, हाँ। आपको सूफ़ी साहब से झिड़कियाँ खाने का अभी तक शौक़ क्यों है? तो फैज़ ने बड़े एहतराम से मुझे कहा, आसिम मियां, सूफ़ी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी कलाम प्रेस में जाए करेक्शन हुए बगैर। क्या इज्जत थी उन्होंने की, क्या बात और है। ये सोबत में मैं उठा हूँ, ये सोबत की वजह से फिर मुझे ये शौक हुआ। ये आपका सवाल का जवाब है। ओह वेरी गुड। तो ये रियाज सुखन, ये क्या है? द गार्डन ऑफ वर्ड्स। रियाज सुखन मेरी सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में जो कुछ हुआ है वो इसमें मौजूद है। सही। इसमें माँ की मोहब्बत है, इसमें वतन से प्यार है, इसी से प्यार और मोहब्बत की कहानियों का वो जिक्र है। इसमें हर वो चीज़ है जो मेरे पे बीती है। ये अच्छा। मेरे आपकी आप बीती कह लें कि ये रियाज सुखन डॉक्टर आसिफ नहीं, डॉक्टर आसिफ की
एहसासात का एक तर्जुमा है। वाह क्या बात है। तो सर कोई कलाम अगर कुछ आप हमें यहाँ सुना सकें। मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाता हूँ। सलीब व दार से रिश्ता बना के रखते हैं, सितम के सामने सर उठा के रखते हैं, और ये तिफ़्ल इश्क जो अक्सर मचलता रहता है, कई बहानों से इसको बना के रखते हैं। क्या बात है। और वो हमको रखते हैं ऐसे असीर तन्हाई, हमारे वास्ते महफिल सजा के रखते हैं, और हमें भी शौक़ है थोड़ा सा खुद नमाई का। चिराग शाम को घर से, चिराग शाम से घर में जला के रखते हैं, और हमें भी शौक़ है थोड़ा सा खुद नमाई का। चिराग शाम से घर में जला के रखते हैं, और कबूल होती है आसिफ दवाए नीम शबी। क्या बात है। तमाम रात मुसल्ला बिछा के रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा सर ये गाया भी गया है। जी जी, अदील बरकी साहब ने इसकी गायकी में बहुत अहम किरदार दिया है। आप सुनना चाहें तो आप बिल्कुल जी, हमारे पास मौजूद है तो हम जो है वो उसको सुनते हैं। और एक अंदाज़ बयां इनका था, और अब एक डिफरेंट अंदाज में वही कलाम आपके सामने यहाँ पेश करते हैं, तो इसे एंजॉय करते हैं। सलीबुदार से रिश्ता बना के रखते हैं, सलीबुदार से रिश्ता बना के रखते हैं। वाह। सलीबुदार से रिश्ता बना के रखते हैं, सितम के सामने सर को उठा के रखते हैं। तिफ़्ल इश्क जो अक्सर मचलता रहता है, ये तिफ़्ल इश्क जो अक्सर मचलता रहता है। बहानों से इसको बना के रखते हैं। वो हमको रखते हैं ऐसे असीर तन्हाई, वो हमको रखते हैं ऐसे असीर तन्हाई। हमारे वास्ते महफिल सजा के रखते हैं, हमारे
रिश्ता बना के रखते हैं। सलीबोदार से रिश्ता बना के रखते हैं। ओह यस, ब्यूटीफुल, वाह सर क्या बात है। और अदील बर्की साहब ने क्या गाया है। लगता है आपको ये बहुत पसंद आई है। और बिल्कुल सर, ये 14 गज़लियात हैं मेरी रियाज़ सुखन की जो अदील बर्की साहब ने गाई है। जी जी। और मैं ये आपकी खिदमत में आज पेश करता हूँ। ओह थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, द ब्यूटीफुल गिफ्ट, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आई डेफिनेटली लिसन टू दिस। और हम यहाँ सर आपकी इजाज़त हो एक छोटा सा ब्रेक ले लें। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस हाजिर होते हैं ताकि इसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ा सके और कुछ और कलाम हम कोशिश करेंगे कि इनके सुन सकें।